आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे रेल किराए की खबर से। केंद्र सरकार ने रेल किराया बढ़ाया तो उसका हर तरफ विरोध शुरू हो गया है। तस्वीरें इलाहाबाद की हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल किराया बढ़ाने के विरोध में रेल रोको अभियान शुरू किया। रेलवे किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए ट्रेन की पटरी पर खड़े हो गए। सुबह सुबह गंगा गोमती एक्सप्रेस को कार्यकर्ताओं ने सीएमपी रेलवे ओवरब्रिज के पास रोक दिया। दरअसल रेल बजट से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई का सबसे बड़ा डोज दिया। केंद्र सरकार ने रेल किराए में भारी बढ़ोतरी की है। रेलवे किराए में एक साथ 14.2% का इजाफा किया गया है। नया किराया 25 जून से लागू होगा। दिल्ली से मुंबई स्लीपर का किराया अभी 555 रुपए है। किराया बढ़ने के बाद अब 333 रुपए हो जाएगा। एसी 3 के किराया 1815 रुपए से बढ़कर अब 2072 रुपए हो जाएगा। एसी 2 के लिए 2495 रुपए देने पड़ते हैं, अब 2849 रुपए देने होंगे। इसी तरह एसी 1 के लिए पहले 4135 रुपए देने पड़ते थे, अब 4722 रुपए देने होंगे। दिल्ली से लखनऊ के स्लीपर का किराया 250 रुपए है, अब 285 लगेंगे। थर्ड एसी का किराया 710 से बढ़कर 810। एसी 2 के लिए 1070 रुपए लगते हैं तो अब 1121 रुपए लगेंगे। एसी फर्स्ट के लिए 1785 की जगह 2038 रुपए देने होंगे। दिल्ली से भोपाल के बीच स्लीपर का टिकट 350 रुपए है, बढ़ने के बाद 425 हो गया है। एसी थर्ड का किराया 915 से बढ़कर 1044 हो गया है। एसी 2 के लिए दिल्ली से भोपाल का टिकट 1295 का मिलता था, अब 1478 का मिलेगा। दिल्ली से पटना के लिए स्लीपर का टिकट 435 रुपए का है, अब 496 रुपए देने होंगे। एसी 3 के लिए 1135 की जगह 1296 रुपए। एसी 2 के लिए 3 के लिए 1135 की जगह 1296 रुपए। एसी 2 के लिए 1625 की जगह 1855 रुपए और वहीं एसी 1 के लिए 2760 की जगह 3151 रुपए देने होंगे। दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए स्लीपर का किराया पहले 420 से बढ़कर अब 479 रुपए हो गया है। थर्ड एसी में 1090 रुपए से बढ़कर अब 1244 रुपए हो गया है। एसी 2 की बात करें तो 1560 से बढ़कर 1781 रुपए हो गया है। नया किराया 25 जून से लागू हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कराया उनसे भी बाकी रकम की वसूली की जाएगी। टीटी ये पैसे ट्रेन में ही सफर के दौरान यात्रियों से वसूल करेंगे। न सिर्फ यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई है बल्कि माल भाड़े में भी इजाफा किया गया है। ये इजाफा 6.5% का है। माल भाड़े में बढ़ोतरी से सामान के दाम में भी इजाफा होना लाजमी है। रेल भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे की ओर से सफाई आई है। रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट भी शामिल है और उसकी हर 6 महीने में समीक्षा होगी। इस हिसाब से किराए में कमी या बढ़ोतरी होगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराया बढ़ाने का ठीकरा यूपीए सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन चुनाव की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। टू मीट ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. रेलवे के बड़े किराए को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान ने भी चुटकी ली। आजम ने कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं, देशवासियों को बहुत मुबारक हो ये दिन। देशवासियों को बहुत मुबारक। रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 14.5% और 6.5% माल भाड़ा। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने रेल किराए में बढ़ोतरी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने बजट से पहले रेल किराए में बढ़ोतरी को गलत बताया। वहीं कांग्रेस ने रेल किराए में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए कहा कि जनता को मोदी जी ने बढ़िया इनाम दिया है। दिल्ली वालों को बिजली का एक और झटका लग सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के सचिव जे रघुरमन ने जुलाई में बिजली महंगी होने के संकेत दिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिजली संकट को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से गुजारिश की गई है कि कोयला खनन का दायरा बढ़ाया जाए ताकि पावर जनरेशन में कोयले की किल्लत न आए। दिल्ली के कई इलाकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। किलोखरी मेन पाइपलाइन में मरम्मत के काम के चलते कई इलाकों में पानी की दिक्कतें हैं तो कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई कम आ रही है।
दिल्ली के जिन इलाकों को पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है उनमें जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और रामलीला मैदान के आसपास के इलाके मुख्य रूप से शामिल हैं। दिल्ली के कई और इलाकों में पानी कम सप्लाई हो रही है। ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी साउथ एक्सटेंशन, एंड्रयूसगंज और एनडीएमसी के इलाकों में पानी की कम सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। इराक में अगवा हुए 40 भारतीयों में से एक आतंकियों के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गया है। वो बगदाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। रेलवे के यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी के बाद जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भारत इराक में जहां से कच्चा तेल मंगवाता है वहां हालात ठीक है। तेल की उपलब्धता पे आज भी कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है। तेल लेना है बसरा फील्ड से, जहां इराक की ज्यादा, साउथ इराक में ज्यादा जहां ऑयल फील्ड्स हैं और वहां जहां बड़ी रिफाइनरी है, आज भी वहां कोई बहुत चिंताजनक विषय नहीं, वहां स्वाभाविक काम चल ही रहा है। मोसुल शहर में 40 भारतीयों को अगवा किया गया था। ये लोग तारिक नूर अल हुदा कंपनी के कर्मचारी हैं। वहीं इराक संकट में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इराक में बिगड़े हालात के बीच 6 लोग वतन लौट आए हैं। पंजाब के गुरदासपुर के ये लोग इराक में मजदूरी करने गए थे, लेकिन हिंसा के बीच फंस गए और अब भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। इराक के मुगदादिया शहर में आतंकियों से जंग में 30 शिया लड़ाकों की मौत हो गई। आतंकी लगातार राजधानी बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। शिया लड़ाके इराकी सेना के साथ मिलकर आतंकियों से लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि इराकी नागरिकों पर किए जा रहे हमले युद्ध अपराध माना जा सकता है। बान की मून ने कहा कि संकट से निपटने के लिए बनाई जाने वाली योजना नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही होनी चाहिए। मोदी सरकार ने हिंदी भाषा पर मचे बवाल पर विरोधियों पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बात गलत है कि सरकार ने किसी राज्य पर हिंदी थोपने का निर्देश दिया है। रिजिजू ने साफ किया कि मोदी सरकार हर भाषा का सम्मान करती है और हिंदी भाषा को अपनाने के लिए वो किसी भी राज्य को बाध्य नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में हिंदी को प्रमुखता से इस्तेमाल करने संबंधी सर्कुलर यूपीए सरकार ने जारी किया था। इससे पहले हिंदी में ही कामकाज करने के आदेश का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया। उमर ने कहा कि देश में एक भाषा नहीं थोपी जा सकती। हिंदी में कामकाज के गृह मंत्रालय के आदेश का तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी विरोध किया है। जया ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मोदी से उन्होंने इस आदेश को बदलने की मांग की है। हिंदी में कामकाज के फैसले का इंडिया की सहयोगी पार्टी एमजीएमके ने विरोध किया। पार्टी सुप्रीमो वाइको ने यहां तक कह दिया कि सोते हुए शेर को मत जगाओ। उधर ओडिशा विधानसभा के अंदर हिंदी में सवाल पूछने की इजाजत मिल गई है। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन पुजारी ने ओडिशा के साथ हिंदी में सवाल पूछने की इजाजत दे दी। इससे पहले कांग्रेस के विधायक ने हिंदी में सवाल पूछा था, जिसके बाद हिंदी पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं बीजेपी ने गृह मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदी के प्रोत्साहन का मतलब अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं है। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों को खाली कराने के लिए बीएमसी की टीम आज भी जाएगी। कल बीएमसी कर्मचारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोग आज भी विरोध के एक मूड में हैं और वो किसी भी कीमत पर घर खाली करने को तैयार नहीं है। दोबारा बीएमसी की टीम जब कैंपाकोला कंपाउंड पहुंची तो अधिकारियों से लोग मिन्नतें करते नजर आए। इससे पहले भी लोगों के जोरदार विरोध के बाद बीएमसी की टीम को कार्रवाई करने गई बीएमसी की टीम बेरंग लौटना पड़ा उन्हें। तब बीएमसी ने कहा था कि बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। बीएमसी ने कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों से कहा कि अभी हम आपको जबरन बाहर करने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ बिजली और पानी का कनेक्शन काटने आए हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कैंपा कंपाउंड के लोगों को लेकर सहानुभूति जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। What can we do after the court order? That is the issue. We have sympathy for those people, but now it has gone to an advanced stage.
दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय आतंकियों के निशाने पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बाबत हमले का अलर्ट जारी किया है। न सिर्फ बीजेपी मुख्यालय बल्कि देश भर में बीजेपी के सभी दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुट गए हैं। इस बाबत एनआईए ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है। पटना ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैदर अली से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली में हमले के प्लान का खुलासा हुआ। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले के लिए दिल्ली में इंडिया गेट समेत 6 ठिकानों की रेकी की है। आतंकी हैदर अली के गुर्गों ने कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकी मुंबई के भी कुछ ठिकानों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस बाबत एनआईए ने मुंबई पुलिस को मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014-15 का बजट पेश किया। कुल 2,74,704 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 22% ज्यादा है। अखिलेश सरकार ने इस बार अपने बजट में अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोई चर्चा ही नहीं की। कन्या विद्या धन योजना, लैपटॉप योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को बजट से बाहर रखा गया। महाराष्ट्र में नए सीएम पर सरगर्मी तेज हो गई है। बीती रात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपने पद पर रहेंगे या जाएंगे, इस बात का फैसला कांग्रेस नेता AK एंटनी और गुलाम नबी आजाद तय करेंगे। दोनों नेता सोमवार को विधायक दल के नेताओं से मुलाकात कर इस मसले पर उनकी राय लेंगे। बैठक में जो भी कुछ फैसला निकलेगा उसकी रिपोर्ट वो पार्टी हाईकमान को देंगे। उधर सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्हें हाईकमान की तरफ से पद छोड़ने को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है। जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक वो बतौर सीएम काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आज से समीक्षा बैठक शुरू करेगी। समीक्षा बैठक AK एंटनी की अगुवाई वाला पैनल करेगा। इस बैठक में हार की वजहों पर गौर किया जाएगा। इस समीक्षा पैनल में एंटनी के अलावा मुकुल वासनिक, RC खुटिया और अविनाश पांडे भी होंगे। समीक्षा पैनल ने आज सबसे पहले दिल्ली के सभी 7 कांग्रेस उम्मीदवारों को बुलाया है। सारे उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रहित के मुद्दों पर राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों के उत्थान के लिए सरकार को जो नीतियां लाएंगी उसका भी समर्थन किया जाएगा। मायावती ने कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को चुनाव पूर्व गठबंधन से कभी फायदा नहीं हुआ, लिहाजा वो चुनाव से पहले कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में अपने लिए नया आशियाना तलाश लिया है। घर की सफाई होने के बाद केजरीवाल परिवार के साथ यहां रहने आ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। मेट्रो परियोजनाओं का अमली जामा पहनाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव सुधीर कृष्णा ने शहर के जिलाधिकारी से ब्लूप्रिंट मांगा है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लड़कों को रिजेक्टेड माल करार दिया है। सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती फिरेंगी। છોકરીઓની સંખ્યા ઓછી હોય એટલે દીકરીને સિલેક્શન કરવામાં બાધો ના આવે, રિજેક્ટેડ માલ કરી દે કે આ છોકરો ઓછું ભણેલો છે, માર ના જોઈએ ભાઈ। महाराष्ट्र में विधानसभा विधान परिषद की 5 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती में सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। 24 जून को वोटों की गिनती होगी। हिंदी के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के वो 10वें लेखक होंगे। ज्ञानपीठ की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी गई है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। सिविल सर्विस परीक्षा में 4 साल की छूट की मांग करते हुए इन युवाओं ने यूपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले ये छात्र छात्राएं CSAT परीक्षा को भी खत्म करने की मांग कर रहे थे। इनका ये भी आरोप है कि हिंदी वालों के साथ सिविल सर्विस में नाइंसाफी हो रही है। ये लोग गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। यूपीएससी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को जल सत्याग्रह किया। ये लोग लोक सेवा आयोग में हो रही धांधली की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले के 14 साल के शिवानंद ने
आईआईटी जेईई परीक्षा पास कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। शिवानंद ने इसी साल 12वीं पास की थी और उन्हें आईआईटी जेईई की परीक्षा के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। शिवानंद को देश में 2587वां रैंक मिला है। पंजाब के जालंधर में एक चाय बेचने वाले शख्स के दोनों बेटों ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बाजी मारी। उनके घर में खुशी का माहौल है। बड़े भाई ने 2014वीं रैंक और छोटे भाई ने 809वीं रैंक हासिल की। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताने और सुरक्षा अधिकारियों से बहस के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप है कि एसएचओ नीरज कुमार ने न सिर्फ पीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ा बल्कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी की। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने छेड़खानी मामले में नसवाडिया की मुश्किल बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मर्चेंट ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि 30 मई को नसवाडिया ने प्रीति जिंटा से बदसलूकी की थी, उन्हें गालियां दी थी। इस बीच प्रीति जिंटा आज या रविवार को अमेरिका से मुंबई लौट सकती हैं। नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को धमकी देने वाला अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी ही था। वाडिया ग्रुप ने नई कंप्लेंट भी दर्ज कराई। इसमें कहा गया है गैंगस्टर रवि पुजारी की तरफ से उन्हें बराबर तंग किया जा रहा है। आगरा के कमला नगर इलाके में देर रात तब अफरा तफरी मच गई जब एक साथ 2 ट्रांसफार्मर आग की लपटों से घिर गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोकारो की दामोदर नदी में फंसे 10 बच्चों की जान बचा ली गई है। देर रात तक चले अभियान में इन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के मंडावली में 5वीं मंजिल से कूदकर एक सिपाही ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक लड़की ने अपने सहयोगी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक आरोपी ने उससे शादी का वायदा किया था, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो मुकर गया। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में एक लड़की ने अपने पार्टनर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मुजफ्फरनगर की एक रेप पीड़ित महिला ने मेरठ आईजी के पास इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके पति और बच्चे को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। आगरा के अशनेरा इलाके में एक पति पत्नी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। यूपी के बस्ती में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इटालिया मोहल्ले में छापेमारी करके 1 दर्जन से ज्यादा कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर अपराधियों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। मोहित के घर वालों के मुताबिक कॉल आने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के आगे भीड़ लगाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। गुजरात के जूनागढ़ में बीते 3 दिनों में 3 शेरों की मौत से हड़कंप मच गया है।